हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब और स्वागत है आप सभी का गुम है किसी के प्यार में के एक न्यू धमाकेदार एपिसोड में। तो आज बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का न्यू एपिसोड। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि सबसे पहले सभी मीनू के रूम में आती हैं और उनका दरवाज़ा खोलकर बोलती हैं, मीनू हाँ बोलो, तुमको मुझसे क्या ज़रूरी काम था, बताओ। तो मीनू हिचकिचाते हुए बताती है कि आज वो अमन से मिलने गई थी। तो सभी बोलते हैं कि फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं, तुम तो एज ए फ्रेंड मिलने गई होगी ना। तो सभी फिर हिचकिचाते हुए बोलते हैं कि नहीं, आज मैं उनसे एज ए फ्रेंड मिलने नहीं गई थी। तो फिर वो उसको बताने लगती है कि आज अमन ने मुझे प्रपोज किया, अपने प्यार का इजहार किया। तो सभी उसकी फिरकी लेते हुए बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने तो मना ही किया होगा ना। तो मीनू बोलती है नहीं नहीं, मैंने उसको मना नहीं किया, मैंने हाँ बोल दिया, और ये हाँ मैंने आपके समझाने पर ही बोला है। और आप ये बात प्लीज़ किसी को मत बताना। मैंने ऐसा सोचा था कि अगर मेरे और अमन के बीच में कुछ भी शाउट आउट कुछ भी नया होगा तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। तो सभी कहती है ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और अगला सीन कट होकर जाता है आशिका के ऊपर, जहाँ पर वो आहिल का मैसेज पढ़ रही होती है मोबाइल पर। उस पर लिखा है कि आशिका, अब तक तुम्हें जो एड्स मिले हैं वो अर्श के थ्रू मिले हैं, और अर्श के बिना तुम्हें कोई कुछ नहीं जानता, और तुम्हें अगर एड्स मिल भी गए तो तुम्हें इतनी पेमेंट नहीं मिलेगी जितनी अर्श तुमको देता है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और गुस्से में अपना फ़ोन भी फेंक देती है। और उसके बाद आशिका गुस्सा करती है और कहती है कि ये होता कौन है मुझे एडवाइस देने वाला, अर्श के बिना कोई मेरा वजूद नहीं है क्या, अर्श के बिना मुझे कोई जानता नहीं है। वो ऐसे गुस्से में बड़बड़ा रही होती है, तभी उनका बेटा उनके पास आता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कियान वहाँ पर आता है और वो अपनी मम्मा को बोलते हैं, मम्मा हम पार्क जाने वाले थे तो कब चलेंगे। तो आशिका बहुत गुस्से में होती है, बोलती है कि तुम 2 मिनट के लिए अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या, तुम्हें नहीं दिखता मैं तुम्हारे लिए ही काम ढूंढ रही हूँ। और उसके बाद कियान कहता है कि क्या मम्मा, मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, अगर ये सब चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही हैं तो आपने ऐसा किया ही क्यों, आपने वो घर छोड़ा ही क्यों, मैं अर्श अंकल के घर पे ही अच्छा था। और उसके बाद आशिका मन ही मन बोलती है कि मुझे अर्श के पास वापस जाना ही होगा, लेकिन कैसे, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मैं बेवकूफ़ भी ना दिखूं और कमज़ोर भी ना दिखूं, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वो ऐसा मन में सोचती है। और उसके बाद आशिका अर्श को फ़ोन लगाती है और बोलती है, हेलो हाय कैसे हो। तो अर्श बोलता है हाँ कैसा हो सकता हूँ। तो वहीं फिर आशिका बोलती है, क्या पता तुम पार्टी कर रहे हो, खुश हो। तो अर्श बोलता है नहीं, अभी तो मैं फ़िलहाल, हो सकता है ऐसा, लेकिन मैं अभी एक वॉच खरीदने गया था। तो तो आशिका बोलती है शॉपिंग, तो कोई बात नहीं, मैं बाद में कॉल करती हूँ। अर्श कहता ठीक है, कॉल बाद में कर लेना, लेकिन अभी अपना रूम का दरवाज़ा खोलो। तो आशिका कहती क्या, हाँ अभी अपने रूम का दरवाज़ा ओपन करो, अर्श ऐसा बोलता है। और आशिका मन ही मन खुश हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही आशिका डोर ओपन करती है, सामने अर्श खड़ा होता है और अर्श बोलता है कि हाँ मैं वॉच खरीदने गया था, लेकिन ये नहीं पूछूंगी कि किसके लिए वॉच खरीदने गया था, और मैं चाहे जितनी मर्जी महंगी वॉच पहन लूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं हो ना तो वो वक्त मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद अर्श कहता है कि चलो बेब्स घर चलते हैं, तुम्हारे बिना घर बिल्कुल सूना लगता है, तुम नहीं हो, कियान नहीं हो, तो घर मुझे काटने को दौड़ता है। और उसके बाद उनकी आवाज़ सुनकर कियान भी वहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है, अर्श अंकल आई मिस यू सो मच। तो अर्श भी बोलता है आई मिस यू टू बच्चा, और उनको गले लगा लेता है। और उसके बाद आशिका अर्श के गले लगती है और मन ही मन बोलती है कि थैंक गॉड ये खुद आ गया, अगर ये खुद नहीं आता और मैं खुद जाती तो मेरी कितनी बेइज्जती होती। लेकिन इन सब से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मुझे अर्श की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद सीन कट होकर जाता है मिस्टर रजत पर, और उनको कॉल आई हुई होती है मिसिस कठारी की। तो वो बोल रही होती हैं कि आप ना बिल्कुल कमाल हो, आपने जो प्रेजेंटेशन दिखाई ना, क्लाइंट बिल्कुल खुश हो गए, और जो आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया वो तो बिल्कुल फ़िदा ही हो गए। तो वहीं पर रजत कहता है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो अमन की मेहनत का नतीजा है, वो बहुत टैलेंटेड है, ये सब काम उसी ने किया, मैं तो ऑफिस जाता हूँ बस ऐसा लगता है छुट्टियाँ मारने के लिए जाता हूँ, असली मेहनत तो अमन ही करता है। रजत कहता है कि थैंक यू नीता भाभी, लेकिन इस पूरी प्रेजेंटेशन का क्रेडिट जो है अमन को ही जाता है, तुम भी कितने ज़्यादा हार्ड वर्क हो। और तभी रजत के पीछे सभी कुछ कपड़े रखने के लिए आती है, तो नीता भाभी उसको देख लेती है और उसको बोलती है हाय सभी, बैठो, तुम भी हमें ज्वाइन करो ना। तो सभी बोलती है सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, हमें मुझे तो तुम दोनों से ही बात करनी है, तुम दोनों बैठो, लेकिन अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मैंने तुमको फ़ोन क्यों किया है। तो रजत कहता है कि हाँ आपने मुझे फ़ोन क्यों किया है, और मिस्टर कोठारी कहाँ है। तो नीता बताती है कि वो तो एक अर्जेंट मीटिंग के लिए गई हैं।
और उसके बाद मिसिस कोठारी बताती हैं कि रजत तुम आहना को जानते हो ना, मेरी कजन सिस्टर। तो रजत कहता है हाँ हाँ कैसी है वो। तो रजत कहता है हाँ हाँ जानता हूँ, उसका एमबीए कैसा चल रहा है। तो नीता भाभी बताती है कि एमबीए तो हो गया उसका और अब वो जल्दी ही अपने भैया का बिजनेस संभालने वाली है और इंडिया आने वाली है और इंडिया वाली ब्रांच भी वही संभालेंगी। तो रजत कहता है इट्स ए ग्रेट न्यूज़, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मिसिस कोठारी बताती हैं कि नहीं नहीं ये ग्रेट न्यूज़ नहीं है, ग्रेट न्यूज़ तो अभी मैं आपको बताती हूँ। हमने आहना के लिए एक लड़का देखा है, वो इंडिया में ही है और वो नेक्स्ट वीक आ रही है उस लड़के से मिलने के लिए। रजत कहता है अच्छा ये तो और भी अच्छी खबर है, तो आप मुझे उस लड़के के बारे में कुछ डिटेल बताइए, मैं पता करता हूँ उसके बारे में। तो मिसिस कोठारी बताती हैं कि हम लड़के को अच्छे से जानते हैं और आप भी लड़के को अच्छे से जानते हो। तो रजत कहता है अच्छा ऐसा कौन है वो। तो मिसिस कोठारी बताती है कि आपका टैलेंटेड अमन। और अमन का नाम सुनकर रजत और सभी दोनों के होश उड़ जाते हैं और रजत कहता है अमन। और उसके बाद मिसिस कोठारी कहती है कि रजत हमने तुम्हारे मुंह से अमन की बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी थी और जब हम इंडिया आए हमने आकर उसको देखा तो हमने खुद जाना कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है और अमन और आहना की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो वहीं पर रजत कहता है कि आपका ये डिसीजन बिल्कुल बेस्ट है, अमन से बेहतर आहना के लिए कोई लड़की हो ही नहीं सकती। और उसके बाद सभी का उतरा हुआ मुंह देखकर मिसिस कोठारी कहती हैं कि क्या हुआ सभी, आपको ये प्रपोजल अच्छा नहीं लगा। तो सभी कुछ बोलती नहीं, रजत बोल देता है कि अच्छा क्यों नहीं लगेगा, अभी तक इन्होंने आहना को देखा नहीं है ना तो इसको पता नहीं है उसके बारे में। और उसके बाद सभी उठकर रजत के पास जाती है, उनके पैर पे पैर रख के बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, खुश क्यों नहीं होंगी, आहना एक बहुत अच्छी लड़की होगी, आहना बहुत अच्छी लड़की है। और उसके बाद रजत कहता है कि हाँ हाँ, हंस के थोड़ा स्माइल करता है और कहता है कि हाँ हाँ अमन भी बहुत खुश होगा, अमन के लिए इससे बेटर रिश्ता और क्या हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली, इतनी अच्छी लड़की। तो वहीं पर मिसेस कोठारी कहती है कि आहना नेक्स्ट वीक आ रही है। और उसके बाद मिसेस कोठारी कहती हैं कि अब आहना और अमन को मिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो रजत कहता है ये क्या हुआ, सिर्फ मिलाने की जिम्मेदारी क्यों, शादी की जिम्मेदारी, रिश्ते की जिम्मेदारी, सब जिम्मेदारी मेरी है। और उसके बाद मिसेस कोठारी कहती है कि आपके यहाँ तो काफ़ी रात हो गई होगी ना, तो चलो अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, बातें तो होती ही रहेंगी, बाय। और ऐसा बोलकर फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद सभी गुस्सा होकर रजत को बोलती हैं कि क्या किया आपने ये। तो रजत बोलता है क्या किया, रजत अमन मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, उसके लिए इससे बेटर रिश्ता हो ही नहीं सकता। तो सभी बोलती है एक बार आप अमन से पूछिए तो सही। उसके बाद सभी फिर टोकती है कि आप एक बार अमन से पूछिए तो सही। तो रजत बोलता है अरे पूछने की क्या ज़रूरत है, इससे बेटर रिश्ता उसके लिए हो ही नहीं सकता। और उसके बाद रजत कहता है कि आहना एक पढ़ी लिखी लड़की है, इतनी अच्छी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है, तो इससे अच्छी डील उसके लिए लाइफ में हो ही नहीं सकती अमन की लाइफ में। तो सभी बोलती है क्या कहा आपने, डील। उसके बाद सभी बोलती है कि ये शादी भी डील है आपके लिए, और शादी ना कोई बिजनेस डील नहीं होती जो आप ऐसे फ़ोन पर फिक्स कर दें। सभी कहती है कि शादी में ना प्यार होना ज़रूरी है, शादी कोई डील नहीं, कोई सौदा नहीं जिसको आप फिक्स कर दें। उसके बाद रजत कहता है कि क्या तुम कह रही हो, प्यार शादी की बुनियाद होती है, मैं ना शादी, प्यार वाली शादी करके देख चुका हूँ, शादी के 3-4 साल बाद ना क्या होता है, प्यार किस हवा में होता है, ये सब मैं जानता हूँ, तो प्लीज़ ये सब आप मुझे तो मत सिखाओ। तभी रजत कुछ बुक उठा रहे होते हैं और उसके साथ ही मोबाइल नीचे गिर जाता है और मोबाइल जाकर सभी के पैर पर गिरता है। तो मोबाइल पैर पर गिरने से सभी ऊ करके जैसे चिल्लाती है, तो तभी रजत बोलता है अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ज़्यादा तो नहीं लगा। तो वहीं सभी बोलती है कि छोटी उंगली पर फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। रजत बोलता है ऐसे फ़ोन गिरने से फ्रैक्चर होता है क्या, अभी पेन रिलीफ स्प्रे लगा देता हूँ। तो वो उसको स्प्रे कर देता है और बोलता है डॉक्टर के पास लेके चलूँ क्या, ऐसे मतलब ताने वाली आवाज़ में बोलता है कि फ्रैक्चर हो गया है। और उसके बाद रजत अपना फ़ोन चेक करता है और बोलता है चलो कम से कम मेरा फ़ोन तो सही चल रहा है, मेरे फ़ोन को फ्रैक्चर नहीं हुआ। और उसके बाद रजत कहता है कि शादी एक डील ही होती है और जो जितनी अच्छी डील कर लेता है उसकी लाइफ उतनी ही बढ़िया रहती है, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया। और उसके बाद रजत कहता है कि हमारी शादी को देख लो, हमारी शादी भी तो एक डील ही है ना। तो सभी कहते हैं कि हाँ हमारी शादी भी एक डील है, लेकिन प्यार की। तो रजत कहता है क्या, कौन से प्यार की। तो सभी बताती है कि सही के लिए हमारा जो प्यार है उसके लिए ही हमने कहा था ना, उसके लिए की थी ना हमने शादी। और उसके बाद सभी कहती है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम ये शादी किसी बिजनेस डील के लिए करा रहे हो ना, अमन और आहना की। तो रजत कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, हर शादी एक ऐसे ही होती है। उसके बाद सभी कहती है कि तुम्हारे प्यार के लिए इतनी नेगेटिव सोच क्यों है। तो
तो रजत कहता है कि और तुम प्यार के लिए ऐसा क्यों बोलती रहती हो। उसके बाद रजत कहता है कि प्यार व्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती और तुम सपनों की दुनिया से बाहर आओ और सच को एक्सेप्ट करो। उसके बाद सभी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कॉल करो अमन को और मैं भी सुनना चाहती हूँ कि अमन क्या कहता है, और जो भी फैसला लेगा उसके फैसले का असर तो मेरी बहन की ज़िंदगी पर भी पड़ेगा ना। और उसके बाद अगला सीन कट होकर जाता है अमन पर। अब अमन अपने हाथ में एक रिंग लिए कुछ बोल रहा होता है कि तुम ना दुनिया की सबसे खूबसूरत अंगूठी हो, तुम सबसे लकी अंगूठी हो, क्योंकि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हाथ में सजने वाली हो, और अब मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा और अब मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा। और उसके बाद अमन को रजत की कॉल आती है और वो उठाता है और बोलता है हाँ भाई। तो रजत बोलता है कि अमन, तो वहीं पर अमन उसको बीच में ही टोक देता है और बोलता है कि आपने मुझे नई प्रेजेंटेशन के लिए फ़ोन किया ना, मैंने वो ऑलरेडी आपको ईमेल कर दिया है। और उसके बाद रजत कहता है कि अरे यार ये सब बातें छोड़ ना, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, अगर मैं तेरे लिए कोई फ़ैसला लूँ तो तुझे कोई दिक्कत होगी क्या। उसके बाद अमन कहता है कि तू गुस्से में क्यों लग रहा है, फिर से कोई बात हुई है क्या। तो रजत फिर कहता है कि पहले तू मेरी बात बता कि तुझे कोई प्रॉब्लम होगी क्या। उसके बाद अमन कहता है कि यार मैं बुरा क्यों मानूंगा, मैं बिल्कुल खुश होऊंगा और मेरी ज़िंदगी के हर बड़े फैसले में तुमने मेरा साथ दिया है और तुम कभी भी गलत नहीं हुए, तो मैं बुरा क्यों मानूंगा, मैं अब खुश आपके साथ ही रहूँगा। तो रजत बोलता है कि थैंक्स अमन, और मैंने तुम्हारे ये सोच लो कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। तो अमन कहता है कि फ़ैसला क्या है ये तो बता दो। तो रजत कहता है कि कुछ खास नहीं। तो रजत कहता है कि वो है ना मिस्टर कोठारी, उसकी कजन इंडिया आ रही है। रजत कहता है कि आहना, मिस्टर कोठारी की कजन वो इंडिया आ रही है और वो चाहते हैं कि तू उनसे मिल। तो अमन कहता है कि मैं क्यों मिलूं उससे। तो रजत कहता है कि तेरी शादी फिक्स करनी है ना उसके साथ, इसलिए। और ये बात सुनकर अमन सन रह जाता है और वो कहता है क्या क्या शादी। और उसके बाद अमन कहता है कि क्या क्या कह रहा है यार तुम। तो रजत कहता है कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि तू उस लड़की से मिले, वो लड़की तेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगी। और उसके बाद अमन कहता है कि यार ये कैसे हो सकता है, तू तो जानता है ना अच्छे से कि मैं। तो रजत कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तेरा और मरमई का ब्रेकअप हो गया। उसके बाद रजत कहता है कि हाँ वो मरमई तेरे लिए बनी ही नहीं है, और वो जो आहना इंडिया आ रही है, एक बार तुम उससे मिल लो, जान लो, पहचान लो, क्या पता तुम दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए। और उसके बाद रजत सभी को सुनाते हुए बोलता है कि वो तेरा पास्ट था और पास्ट पास्ट होता है, फ्यूचर नहीं, और अब मैं तेरा फ्यूचर ख़राब नहीं होने दूंगा भाई। और उसके बाद अमन कहता है कि ठीक है मैं मिल लूँगा उससे। तो तभी वहीं पर शवि को फ्लैशबैक में याद आता है जहाँ पर उसकी बहन उसको बता रही होती है कि अमन ने मुझसे प्रॉमिस किया है वो मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। और इतना सुनकर रजत कॉल कट कर देते हैं और तभी अमन कुछ बोलने ही वाला है, पर भाई मैं ऐसे कुछ बोलने ही वाला होता है उससे पहले रजत कॉल कट कर देते हैं। और उसके बाद रजत अपनी वाइफ सभी को बोलता है कि क्या ऐसे ही मुझे देखती रहोगी। तो सभी बोलती है नहीं देख रही आपको मैं। तो रजत बोलता है अब सुन तो लिया सब कुछ, हो गई तसल्ली। तो वहीं पर सभी बोलती है कि हाँ सुन लिया, लेकिन इन सब के पावर, आपकी इस पावर के चक्कर में ना अपनी बहन को हर्ट नहीं होने दूंगी मैं। और ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। और अगला सीन कट होकर जाता है मरम्मई और सभी के। और अगला सीन में हम देखते हैं कि सभी अपनी बहन के पास होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मरम्मई बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है और वो अपनी बहन को कहती हैं कि ताई मुझे रजत जीजू के फैसले से फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है अमन के फैसले से, कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, वो मेरा दिल कभी नहीं तोड़ेगा, इस बात से मुझे फ़र्क पड़ता है। उसके बाद सभी कहती है कि तुझे उस पर भरोसा है। तो मरम्मई कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ताई, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद मरम्मई कहती है कि मैं अमन पर बहुत भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपना दिल नहीं तुड़वाना चाहती, मैं बार बार अपना दिल नहीं तुड़वाना चाहती। उसके बाद सभी कहती है कि देख फैसला तेरा है, तेरी ज़िंदगी है तो फैसला भी तेरा ही होगा, और जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लेना। उसके बाद सभी कहती है कि तू एक बार अमन से बात ज़रूर कर ले, फिर कोई फैसला लेना, और याद रखना कि तेरे हर फैसले में तेरी ताई हमेशा तेरे साथ रहेगी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सई और सभी दोनों हॉस्पिटल में होती हैं। तो सई बोलती है कि परी मम्मा मुझे इंजेक्शन तो नहीं लगेगा। तो सभी बोलती है कि तुम्हें इंजेक्शन क्यों लगेगा, हम तो नॉर्मल चेकअप के लिए आए हैं, बस नॉर्मल चेकअप होगा और फिर हम घर चले जाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर आवाज़ लगा रही, और उसके बाद हम देखते हैं कि नर्स आवाज़ लगा रही होती है तारा पटेल, और ये सुनकर सभी हैरान हो जाती है और इधर उधर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता।
और उसके बाद नर्स बड़बड़ाती है कि अच्छे लोग हैं, पहले कहते हैं कि अर्जेंट है, बच्चे को फीवर है, अर्जेंट अपॉइंटमेंट दे दो, और देखो अब आए ही नहीं। और उसके बाद नर्स आवाज़ लगाती है कि नेक्स्ट पेशेंट, सही ठक्कर। तो सभी बोलती है कि सही चलो। और उसके बाद सभी चुपके से तारा का नंबर चेक कर लेती हैं और वो कहती है कि ये हो कैसे सकता है, तारा तो कनाडा में अपने हस्बैंड के साथ, फिर यहाँ कैसे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि भाग्यश्री छत पर होती हैं और वो काव्य को आवाज़ लगा रही होती है, कहाँ कहाँ काओ आओ आओ, तो ऐसे बोल रही होती है। तो उसके बाद सही सभी को बोलती है कि परी मम्मा ये दादी क्या कर रही है। तो उसकी दादी बोलती है अरे आ गई मेरी डिग्री। के बाद दादी वहाँ से उठकर सही के पास आती है और बोलती है अरे क्या बोला डॉक्टर ने, कैसी है मेरी डिग्री। तो सभी बताती है कि ये बिल्कुल ठीक है। तो दादी बोलती है कि अब मेरी डिग्री मेरी मदद करेगी। तो बोलती हाँ, वहाँ पर ना एक कौवा है, उसको खाना खिलाना है, तो उसको बुलाने में मेरी मदद करेगी। तो सही बोलती है हाँ ठीक है। और उसके बाद दादी सही को लेकर वहाँ पर जाती है और बोलती है देखो वो सामने एक कौवा बैठा है लेकिन वो आ ही नहीं रहा है, उसको बोलो काओ काओ आओ आओ। तो सही भी ऐसे ही करने लग जाती है। तो सही बोलती है दादी हम ये क्या कर रही हैं। उसके बाद दादी सही को समझाती है कि जो हमारे दादा दादी जो भी हैं, वो जो ऊपर स्काई में बैठे हैं, ये खाना उनके लिए है, और अगर ये कौवा खाना खा लेगा तो हम सोचेंगे उन्होंने खाना खा लिया और वो हमें आशीर्वाद देंगे, तो इसलिए हम ऐसे उनको खाना खिलाते हैं। उसके बाद दादी पोती दोनों करने लग जाती हैं कि काओ काओ आओ आओ चिलापूरी खाओ खाओ। और उसके बाद सही की दादी सभी को बताती है कि जब तेरी तारा बुआ है ना, वो जब छोटी थी तो वो भी मेरी ऐसे ही मदद करती होती थी। और ये सब सभी सुन लेती है। और उसके बाद सभी थोड़ा घबराती हुई पानी की घूंट भर के फिर अपनी सासू माँ को बोलते हैं कि मम्मी जी मुझे ऐसा लगता है कि तारा यहाँ मुंबई में ही है। उसके बाद उसकी सासू माँ उसको बोलती हैं कि अच्छा तो मैं कनाडा में हूँ। पागल है तू, कैसी बातें कर रही है, वो यहाँ कैसे हो सकती है, तूने कहीं वापस से कुछ। वो बोतल चेक करती है, कहते नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद वो कहती है कि आज मैं हॉस्पिटल गई थी ना, वहाँ पर मैंने तारा का नाम देखा। तो उसकी सासू माँ बोलती हैं कि तारा पटेल पूरी मुंबई में एक ही है क्या। तो वो बोलते हैं हाँ तारा पटेल दो हो सकती हैं लेकिन उनका नंबर अलग नहीं, नंबर एक नहीं हो सकता, मैंने अच्छे से उसका नंबर चेक किया, वो उसी का नंबर था। उसके बाद भाग्यश्री कहती है कि तुमको तारा की इतनी चिंता है तो क्या तुमने फ़ोन करके उसको पूछा कि तारा बहन तुम कनाडा में हो या मुंबई में हो, तो पूछो ना। तो सभी बोलती है कि हाँ मैंने नहीं पूछा। तो उसकी सासू माँ बोलती है कि तो पूछो ना। उसके बाद सभी फ़ोन लगाती है लेकिन फ़ोन नहीं लगता। तो वो फिर बोलती हैं कि मम्मी जी मैंने फ़ोन किया लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और IVR भी हिंदी में आ रहा है। तो उसकी सासू माँ बोलती है क्या, वो हम जब किसी को फ़ोन करते हैं ना तो वो बोलते नहीं आप जिसको संपर्क कर रहे हैं वो हिंदी में बोल रहे हैं। उसके बाद तो उसकी सासू माँ बोलती है तो वो बोलती है कि इंग्लिश में आनी चाहिए ना आवाज़, वो तो कनाडा में होनी चाहिए, तो कनाडा में तो इंग्लिश बोलते हैं। तो उसके बाद भाग्यश्री थोड़ा गुस्सा होती है और बोलती हैं कि तुम मुझे ना इरिटेट मत कर, एक तो ये कौवा नहीं आ रहा और ऊपर से तू मुझे मेरे बच्चों के लिए ऐसे बोल रही है, तू मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दे। उसके बाद सभी अपने आप से कहती है कि उस दिन मैंने पक्का तारा को ही देखा था, सब तारा इंडिया में ही है लेकिन मैं उसके बारे में कैसे पता लगाऊं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि राजेंद्र शांतनु का दरवाज़ा खटखटाते हैं और शांतनु दरवाज़ा खोलते हैं तो बोलते हैं राजेंद्र भाई। तो वो उसको बोलते हैं अंदर आइए ना। तो उसके बाद राजेंद्र बोलते हैं कि वो मैंने सोसाइटी के नोट पर पढ़ा कि आपकी गैस पाइप में कोई फॉल्ट आ गया है। तो शांतनु कहता है हाँ हमने किसी मैकेनिक को बुलाया है। उसके बाद शांतनु अपनी बीवी को सुनाते हुए कहता है कि कुछ लोग ना कंप्लेंट डालना भूल जाते हैं। तो वहीं पर ईशा कहती है कि क्या कंप्लेंट डालना भूल जाते हैं। तो वो कहती है भाई साहब ये सब काम ना सभी करती होती है। उसके बाद राजेंद्र कहता है तो क्या कौन सी बड़ी बात हो गई, सभी कौन सा दूर है, यही सामने ही तो है, आइए ना आप आज हमारे घर डिनर कर लीजिए। उसके बाद राजेंद्र कहता है, उसके बाद ईशा मना करती है तो राजेंद्र कहता है कि नहीं नहीं आप लड़के वालों को मना नहीं कर सकते और आपने आज तक हमारे घर ऑब्वियसली डिनर नहीं किया है। राजेंद्र कहते हैं कि ये सब सभी को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा शांतनु भाई। और हमारा आज का सीरियल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको आज का सीरियल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।